हेलो बच्चों, आज हम फिर आ गए आपके लिए फिजिक्स वाला से लेके चैप्टर साउंड। फिजिक्स का 7th चैप्टर हमारा आ गया है साउंड। साउंड बच्चों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes us to hear something. We can hear something with the help of sound. It is a form of energy, and this energy travels in form of a wave. You know what is wave? Wave is like this. So sound travels like wave. Now there is another kind of wave which is light wave, and sound wave is totally different from light wave. Suppose I have sound and I have light. इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है। साउंड वेव सबसे पहले होती है हमारी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वो वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सके, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। आईसीएसई 2014 का क्वेश्चन है, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव. Sorry, which requires a medium to travel are called mechanical wave. Like sound cannot travel in vacuum. Sound needs a medium. Sound can travel inside water. Sound can travel in air, and sound can even travel through solids. But sound cannot travel in vacuum. And light wave is non-mechanical. Light wave does not require a medium. It can travel in vacuum. So mechanical wave and non-mechanical wave. Mechanical waves are sometimes also called elastic wave. Okay, these are also called elastic wave. What is elastic? Suppose there are particles inside medium. Medium में पार्टिकल हैं और मैंने एक पार्टिकल को ऐसे पुश किया। जैसे ही पार्टिकल को पुश करूंगा, वो पार्टिकल अगले पार्टिकल को पुश करेगा और पुश करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। जैसे मानिए मीडियम के अंदर ये 4 पार्टिकल हैं, मैंने एक पार्टिकल को ऐसे पुश किया, ये गया, इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा और उछल के सारे पार्टिकल वापस आए। तो ये जो वापस आने वाली प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिक को खींचो, स्प्रिंग को खींचो तो वापस आ जाती है। तो ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? मीडियम के अंदर। इसीलिए मैकेनिकल वेव को और कौन सी वेव बोलते हैं? इलास्टिक वेव। साउंड कैसे ट्रैवल करता है? हमने आपसे कुछ बोला, जो चीज हमने आपसे बोली ये जाके एयर के मॉलिक्यूल को हिट की, एयर का मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को, अगले मॉलिक्यूल को हिट किया और सब वापस कूद के आए। जब ये वापस कूद के आए तो ये वाला पार्टिकल आगे बढ़ गया, आगे वाले को हिट किया, उन्होंने आपस में हिट किया, वो वापस कूद गया और इस तरह से साउंड आप तक जाता है। मतलब वेव का प्रोपोगेशन। सो साउंड वेव्स आर इलास्टिक एंड दे रिक्वायर्स अ मीडियम और मैकेनिकल। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं एयर में। लॉन्गिट्यूडनल इन एयर। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? सपोज करिए मेरे पास एक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बता रहा हूं, जिसमें पार्टिकल्स ऐसे ऐसे रखे हैं। मैंने इस पार्टिकल को मारा, इसने इसको मारा और पलट के वापस आया, इसने इसको मारा, पलट के वापस आया और ऐसे करके वेव ट्रांसफर हुई। इसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इस तरह से है और वेव भी ऐसे ट्रेवल कर रही है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव आर द वेव्स इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव जिधर प्रोपोगेट कर रहा है, पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करें तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, और लाइट वेव कैसी होती है? लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो और वेव ऐसे चले। पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव ऐसे जा रही है। कैसे हो सकता है ये वाला? पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर और नीचे और वेव किधर जा रही है? आगे की तरफ। सो दोज वेव्स इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स. So light waves are transverse and sound waves are longitudinal. In this, the vibration of particle are like this and the wave also goes like this. But in light wave, the particles vibrate like this and the wave goes like this. So this is the difference between sound and light waves. The basic point of difference. There are some other differences also, such as sound and light. और भी difference हैं. जैसे sound की जो wave होती है, it travels slower, बहुत धीमे चलती है. एयर में साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर.
और लाइट की स्पीड ट्रेवल करती है फास्ट। एयर में स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। सो साउंड वेव्स बहुत स्लो ट्रैवल करती हैं और लाइट वेव उनके कंपैरिजन में बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं। इसीलिए हम लोग 9th में वो एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे कि हमें लाइटनिंग पहले दिखाई पड़ती है और थंडर उसके बाद में सुनाई पड़ती है। सो साउंड वेव्स आर वेरी स्लो एंड लाइट वेव्स आर वेरी वेरी फास्ट। और कोई डिफरेंस? एक बड़ा अच्छा डिफरेंस है, बड़ा पॉइंट का डिफरेंस है। पहले ये डिफरेंस समझ लीजिए। साउंड मैकेनिकल मतलब इसको मीडियम की जरूरत है, लाइट नॉन मैकेनिकल इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। साउंड को इलास्टिक, इलास्टिक किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। साउंड लॉन्गिट्यूडनल, पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट, वेव ऐसे 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 आगे गई, इन द सेम डायरेक्शन द वेव इज प्रोपोगेटिंग एंड इन द सेम डायरेक्शन पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। ट्रांसवर्स, पार्टिकल्स ऐसे 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 वाइब्रेट, वेव ऐसे 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 आगे जा रही, पार्टिकल ये वेव ये ऐसे आगे जाएगी। समझ में आया? तो उसको बोला ट्रांसवर्स। तीसरा डिफरेंस क्या था कि साउंड वेव की स्पीड बहुत कम है और लाइट वेव की स्पीड बहुत ज्यादा है। चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इन वाटर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। साउंड एयर में धीमे चलता है और वाटर में फास्ट। जैसे वाटर में जाके साउंड की स्पीड होती है 1440 मीटर पर सेकेंड, एयर में 340, वाटर के अंदर जाके 1440 मीटर पर सेकेंड। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर एज कंपेयर टू एयर। ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइट? In water, it travels slower. Approximate speed 2.25 into 10⁸ meter per second. कम हो गई स्पीड। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर एंड स्लोअर इन वाटर। वाटर में जाके स्पीड कम हो गई 2.25 into 10⁸ क्यों कम हो गई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, कितने नंबर ऑफ टाइम्स स्पीड कम हो जाएगी। यानी वाटर में जाके लाइट की स्पीड कम हो जाती है पर साउंड वाटर में जाके स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सारे डिफरेंस हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के बीच में। मेरे ख्याल से आपको अब याद रहने चाहिए। चारों पॉइंट अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। आईसीएससी में पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक आया है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको, जिसके लिए ये वीडियो हम आपको बना रहे हैं। बेसिकली सवाल यहीं से आएंगे, क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और उसके अंदर एक टॉपिक है ईचो इको 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 ओके, इको इको इको, दिस इज द इको। यस, इको होता है कि नहीं? पहाड़ में जाकर चिल्ला देते हैं हेलो 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 हेलो। सो हमें वो पढ़ना है कि वो इको कैसे होता है, क्या कंडीशन है और उसके न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये समझो, पहले मैं आपको बताता हूं कंडीशन क्या क्या है इको की, कंडीशंस फॉर इको। और यहां पे मैक्सिमम लोग का कंसेप्ट गलत बना हुआ है, उसको यहीं पे सही करना है। कंडीशन फॉर इको क्या पढ़ी है? 17 मीटर्स पढ़ी है क्या? आज पढ़ाते हैं सही कंडीशन। कंडीशंस फॉर इको, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इको, दैट साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल, मतलब जिस ऑब्स्टिकल से साउंड स्ट्राइक करेगा, है ना, ऑब्स्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। इको कब सुनाई पड़ेगा? जब हम कोई चीज बोलेंगे, वो जाके कहीं किसी सरफेस से, किसी ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट होगी और आके हमें सुनाई पड़ेगी। ऐसी तो सुनाई पड़ेगा इको जब हम बोलेंगे और लड़के वेव्स वापस आएंगी। तो जिस चीज से वेव को लड़ना है उसका साइज, रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड से। दूसरी कंडीशन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। ये क्या मतलब हुआ? अब मान लीजिए आप पहाड़ पे गए, आपने चलाया हेलो, इको आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने बहुत कम एनर्जी, बहुत कम इंटेंसिटी दी साउंड को। वो साउंड ऑब्स्टिकल तक पहुंचा ही नहीं, बीच में एयर के पार्टिकल्स में मर गया। इसको बोलते हैं डैम्पिंग। साउंड डैम्प कर गया, खत्म हो गया। तो इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तेज से चिल्लाना पड़ेगा ताकि आवाज वहां तक पहुंचे और लड़कर भी वापस आ सके, इतनी एनर्जी हो। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंडीशन, अब समझिए, मैं इस रूम के अंदर हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं वो इको क्यों नहीं हो रहा? यहां भी तो ऑब्स्टिकल है अगल बगल, वॉल्स हैं हर तरफ,
मैं जो चीज बोल रहा हूं वो इको होके क्यों नहीं आ रही? यानी कुछ कंडीशन और है इको की, सिर्फ रिफ्लेक्शन से काम नहीं बनेगा। अगर जो दो साउंड है, पहला साउंड जो मैंने बोला और दूसरा साउंड जो लौट कर आया, फर्स्ट जो मैंने आपसे बोला हेलो और जो लौट के आया हेलो, इन दोनों साउंड के बीच में अगर टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड हो, इफ द डिफरेंस इन टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड is greater than 0.1 सेकेंड, ये है असली कंडीशन को भी। दिस इज द रियल कंडीशन ऑफ हियरिंग इको। जो मैं बोला और जो पलट कर वापस आया, इन दोनों साउंड के बीच में अगर 0.1 सेकेंड या इससे ज्यादा का इंटरवल होगा, तभी दो आवाज अलग अलग सुनाई पड़ेगी, डिस्टिंक्टली सुनाई पड़ेगी। तो ये कंडीशन है स्पेशली ये वाली, टू hear distinct echo, दोनों आवाज सेपरेटेड हो। जो मैंने बोला मेरे कान पे तुरंत चला गया, जो लड़के आया वो कम से कम कितनी देर बाद आए? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक पहली जो साउंड थी वो मेरे कान में मर चुकी होगी। दैट साउंड मस्ट हैव वेटेड, तो मैं दूसरा साउंड सुन पाऊंगा। अगर मैंने जैसे ही बोला वैसे ही साउंड आ गया, तो मेरे कान में ये वाला साउंड पहले से चल रहा था, दूसरे वाले को मैं परसीव नहीं कर पाया। ह्यूमन ईयर जो है, हमारा जो ईयर है, इट कैन सेपरेट टू साउंड्स इफ दे आर सेपरेटेड बाय 0.1 सेकेंड। सो दैट टाइम डिफरेंस इन टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड व्हेन इट रीचेस आवर ईयर। अगर इससे कम डिफरेंस में आ जाएगा तो दोनों साउंड मिल जाएंगे। मान लीजिए मैंने जो बोला, एक छोटा सा रूम है, छोटे रूम में मैंने कुछ बोला, वो आवाज गई, लड़कर वापस आई, तो पहला वाला साउंड भी चल रहा है, दूसरा वाला भी आ गया, तो डिस्टिंक्ट इको नहीं मिला। हाँ, दो साउंड सुनाई पड़ेंगे पर अलग अलग नहीं, दोनों मिल जाएंगे आपस में। अगर 0.1 सेकेंड से दूर होते तो अलग अलग सुनाई पड़ते। तो अगर अलग अलग सुनाई पड़ेंगे तभी हम बोलते हैं इको हुआ। इको तभी चलेगा व्हेन वी हियर डिस्टिंक्टली द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड। और उसकी कंडीशन क्या है? मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन आया ना दिमाग में कि अगर 0.1 सेकेंड से कम है तो क्या होगा? लिख लीजिए, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन जैसे हेलो लो 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 हेलो लो 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 ऐसे होने लगता है ना, कभी छोटे से रूम में बोलो, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, कि एक साथ कई साउंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जा रहे हैं, अलग अलग नहीं होंगे। So these are the conditions for echo. First, size of reflecting particle, जिस ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो साउंड की वेवलेंथ से बड़ा हो, वरना साउंड की वेवलेंथ छोटी होगी, अगल बगल से निकल जाएगी। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट, हैवी एनर्जी का साउंड हो कि वापस लौट के आए। तीसरा, द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। ये कंडीशन है ऐसी, ठीक है। अब जो आपने पढ़ा है कि 17 मीटर, वो वाली बात अब आएगी, ठीक है। तो अब आया कंडीशन टू हियर इको इन एयर। एयर में इको सुनने की क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो वही रहेगी कि साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरी कंडीशन भी वही रहेगी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड सफिशिएंट हो, हैवी एनर्जी हो। तीसरी कंडीशन में थोड़ा सी कुछ बातें करेंगे हम। अच्छा, मान लीजिए एक बंदा यहां है और उसके बगल में बॉल है, क्या इको सुनाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे ही बोलेगा लड़के तुरंत वापस आ जाएगा, टाइम इतना नहीं मिलेगा। मैंने बॉल दूर की, अभी भी लड़की जल्दी वापस आ रहा, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस नहीं हुआ। अब दूर की, इस समय क्या हुआ? जो इसका ये वाला साउंड जो बोला और जो लड़के आया, इनके बीच में डिफरेंस हो गया 0.1 सेकेंड। अब इको सुनाई पड़ सकता है ना। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको इन एयर। ये अगर इतना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कि जाने वाला साउंड और लौटने वाला साउंड, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में कितना डिफरेंस हो, कम से कम 0.1 सेकेंड, तो उस टाइम हमको मिल जाएगा वो डिस्टेंस जहां से इको स्टार्ट हुआ। जैसे यहां पे लगाया इको नहीं हुआ, यहां लगाया नहीं हुआ, यहां लगाया नहीं हुआ, यहां लगाया स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद भी होगा भाई, एक बार 0.1 सेकेंड हो गया, उससे ज्यादा हो जाए तो भी चलेगा ना, जरूरी नहीं कि 0.1 सेकेंड, उससे ज्यादा भी चल सकता है। कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो, उससे ज्यादा हो तो भी अच्छा है। तो ऐसे होगा हेलो हेलो, मतलब बाद में काफी देर बाद इको आ रहा है, इतना डिफरेंस हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो हम निकालने जा रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको। यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां से शुरू हो गया इको, इसके बाद इको हो रहा है क्योंकि इसके बाद टाइम 1.1 सेकंड से ज्यादा है यहां से। तो हम निकालने जा रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस टू हियर। तो मैंने कोई साउंड बोला, ओरिजिनल साउंड, जैसे मैंने बोला हेलो, और लड़ के भी वापस आया हेलो, रिफ्लेक्टेड साउंड। अब इन दो साउंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना रखना है हमको? कम से कम 0.1 सेकेंड, मिनिमम कम से कम इतना डिफरेंस रखना है। अच्छा, मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा है d, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमको पता है, वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। अलग अलग बुक्स में अलग अलग देता है, एग्जाम में जो दे उसको यूज करिएगा, नहीं दिया तो ये यूज करिए। स्पीड ऑफ साउंड भी पता है और मिनिमम टाइम भी पता है। अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए, साउंड पहले यहां गया d डिस्टेंस, फिर लौट कर वापस आया d डिस्टेंस। तो पहला साउंड तो तुरंत सुनाई पड़ गया, बोलते ही कटा, बोला जो जैसे ही बोला वैसे ही सुनाई पड़ा। दूसरा साउंड गया और लौट कर वापस आया। अब ये दूसरा साउंड यहां से यहां कितना ट्रेवल किया? d, वापस भी कितना ट्रेवल किया? d। तो पहला साउंड तो 0 सेकंड पे आ गया, दूसरा कितनी देर बाद आया? 0.1, और दूसरा कहां गया? गया लौट के वापस आया, d और d। तो हम बोलेंगे टाइम फॉर सेकेंड साउंड कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। और सेकेंड साउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस गया? d, कितना लौटा? d, और स्पीड कितनी थी? v। पूरे रास्ते इसकी स्पीड कितनी थी? v। पहला साउंड तो तुरंत सुनाई पड़ जाता है बोलते, दूसरे को कितना टाइम लगा? जाते वक्त d टाइम, सॉरी d डिस्टेंस, लौटते वक्त d डिस्टेंस। तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे मैंने पहला हेलो बोला, वो तो मुझको तुरंत सुनाई पड़ गया। अब दूसरा साउंड कम से कम कितनी देर बाद आए? कम से कम 0.1 सेकेंड। दूसरा साउंड कितना डिस्टेंस चला? d और d, तो कितना टाइम लगना चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस टाइम की लगी रख दिया 0.1, ये हो गया 2d, और v की जगह कितना रख दिया? 340। यहां से d इज इक्वल टू 340 इंटू 0.1 अपॉन 2, कितना आ गया? 17 मीटर। तो कम से कम सोर्स, ये सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, और ऑब्स्टिकल के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस हो एयर में, तब इको सुनाई पड़ेगा। पर ये कंडीशन सिर्फ एयर की है। बेसिक कंडीशन अभी भी वही रहेगी कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में टाइम का डिफरेंस 0.1 सेकेंड हो। मेजर कंडीशन ये है अभी भी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला हेलो, तुरंत सुनाई पड़ा। दूसरा हेलो, d डिस्टेंस गया, लौट कर d डिस्टेंस आया। तो टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड 340, डिस्टेंस d 2d, और टाइम कम से कम कितना डिफरेंस हो? 0.1। तो यहां से d जो आया, ये भी d कैसा निकला होगा? मिनिमम टाइम दिया है ना, तो d भी कैसा आया? मिनिमम, कम से कम, है ना। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको इन एयर, कम से कम कितना डिस्टेंस हो? 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस हो। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको इन एयर इज 17 मीटर। इससे ज्यादा हो तो भी इको सुनाई पड़ेगा, 20 मीटर पे हो तो भी। जैसे ये रूम छोटा है तो इको नहीं हो रहा है, रिवर्बरेशन हो रहा है, दोनों साउंड ओवरलैप कर जा रहे हैं। बोलिए आ रहा है समझ में कि डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर से ज्यादा हो तब हमको इको सुनाई पड़ेगा। पर बेसिक कंडीशन क्या है कि टाइम का डिफरेंस कितना हो? 0.1 सेकेंड से ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, 17 मीटर याद कर लेते हैं। दिस इज नॉट द कंडीशन, कंडीशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 सेकेंड। और वो कंडीशन जब एयर में लगाई तो आ रहा है 17 मीटर डिस्टेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हो, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ले लिया कंडीशन टू हियर इको इन वाटर। अब देखिए बदल गई कहानी कि वाटर में कितना कम से कम मिनिमम डिस्टेंस हो कि इको सुनाई पड़े। चेंज होगा क्या डिस्टेंस? बिल्कुल होगा। वाटर में स्पीड चेंज हो गई, वाटर में साउंड तेजी से ट्रैवल कर रहा है, जल्दी लौट के वापस आ जाएगा तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं भाई? वाटर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है तो साउंड जल्दी से लड़के वापस आ रहा है, तो अगर 17 मीटर पर रखेंगे तो लड़के वापस आ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पर कौन सी कंडीशन सेम रहेगी? टाइम वाली। तो हम मान लेते हैं वाटर के अंदर है, ठीक है, हम लोग कूद गए वाटर के अंदर और यहां ऑब्स्टिकल है, इसको हमने दे दिया मिनिमम डिस्टेंस d, ठीक है। तो टाइम मिनिमम कितना लगना चाहिए? 0.1 सेकेंड। पहला वाला साउंड तुरंत सुनाई पड़ा, दूसरा वाला गया d, लौट के भी आया d, ये सोर्स था,
और ये था ऑब्स्टिकल। पहला वाला डी डिस्टेंस गया, लौट, सॉरी पहला वाला तुरंत सुनाई पड़ा, दूसरा वाला डी डिस्टेंस गया, लौट के डी डिस्टेंस। पहला तो हेलो बोलते ही सुनाई पड़ गया, दूसरा हेलो गया और फिर लौट गया। कितना डिस्टेंस? डी और डी। तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया? 2d। फिर टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ये ज्यादा होती है, करीब करीब 1440 मीटर पर सेकंड, करीब करीब है। कई बुक्स में 1400, कई बुक्स में 1420, 1450। असल में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1440, एयर में अप्रोक्सीमेट 340 मीटर पर सेकंड और वाटर में जाके 1440। तो बस हो गया। यहां से हम रखेंगे टी, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन स्पीड v। टाइम की जगह रख दिया 0.1, 2 इंटू डी, वी की जगह 1440, यहां से d की वैल्यू 1440 इंटू 0.1 अपॉन 2, 0 कैंसिल, 72 मीटर्स। तो वाटर में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 72 मीटर्स। इसीलिए बोल रहा हूं ये कंडीशन वेरिएबल है, मिनिमम डिस्टेंस वाली। वाटर में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 72। एयर में कितना है? 17। अलग अलग। क्या कंडीशन सेम है? ये टाइम की, कि टाइम को कितना रख दिया जाए? 0.1 सेकेंड। फॉर्मूला पकड़ लीजिए, t इज इक्वल टू 2d अपॉन v। इको का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2d अपॉन v। अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उसमें हम लोग सोचना भी पड़ेगा, पर जनरल फॉर्मूला 2d बाई v। d डिस्टेंस और v स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। अब मैं आपसे किसी भी मीडियम में कहूं कि मिनिमम डिस्टेंस बताइए तो आप बता सकते हैं कैसे? टाइम की जगह रख देंगे 0.1, यहां पे 2d और v उस मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड। सो दिस वाज द कंडीशन फॉर इको। ठीक है, अब जैसे हम इको पे न्यूमेरिकल ले लें। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल आया इको का एक, कि देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर एंड ही शाउट समथिंग। ओके, ही शाउट्स हेलो, और वो हेलो उसको सुनाई पड़ रहा है 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड्स। और एयर में हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तो स्पीड ऑफ साउंड हमको दे रखी है एयर में 340 मीटर पर सेकंड। हमको इको कितनी देर बाद सुनाई पड़ रहा है? 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड बाद सही है ना? पॉसिबल है, जरूरी थोड़ी ना 0.1 सेकंड, वो तो मिनिमम है भाई। उससे ज्यादा की बात भी तो इको सुनाई पड़ सकता है। तो हमको 5 सेकंड बाद इको सुनाई पड़ा। अब हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स, ये सवाल आ गया। तो पहला साउंड तो तुरंत सुनाई पड़ा, और दूसरा कितनी देर बाद? 5 सेकंड बाद सुनाई पड़ा। तो दूसरा साउंड के लिए अगर हम बोले तो कितना डिस्टेंस गया? d गया, और लौट के भी कितना आया? d आया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 2d। t इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t की जगह दिया 5, 2 इंटू डी, v की जगह 340, यहां से d इज इक्वल्स टू 340 इंटू 5 बराबर 2, 170 इंटू 5, 850 मीटर। तो ऑब्स्टिकल कितनी दूर है? 850 मीटर। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? t इज इक्वल्स टू 2d बराबर v। t इज इक्वल्स टू 2d बराबर v। पहला साउंड तो तुरंत सुनाई पड़ता है, और दूसरा जितने टाइम बाद सुनाई पड़ा रख दिया। डिस्टेंस गया, डिस्टेंस लौटा 2d, और नीचे स्पीड उस मीडियम में। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं साउंड का, कि एक बंदा है, ठीक है, यहाँ एक बंदा है जो 2 हिल्स के बीच में खड़ा है। ठीक है, 2 हिल्स हैं यहाँ पे, एक हिल ए और एक हिल बी। यू मट हिल, हिल ए एंड हिल बी। ही स्टैंडिंग बिटवीन दीज 2 हिल्स। इसके पास एक गन भी है, ठीक है, लाइसेंस होगा, ठीक है, इनके पास गन भी है। इन्होंने फायर की गन, शॉट। तो इसने जो गन फायर की, ये गन फायर की जो आवाज हुई, ये 2 तरफ गई। एक तो इस तरफ आवाज गई, एक तो इस तरफ। तो इस तरफ से भी इको आया, इस तरफ से भी इको आया। तो इसने 2 ही इको सुने। हियर्स 2 इको ऑफ गन फायरिंग। एक तो गन फायरिंग का ओरिजिनल साउंड तुरंत सुनाई पड़ा 0 सेकंड पे जैसे ही चलाया, और एक इस तरफ से इको, एक इस तरफ से इको आया। वन आफ्टर अनदर एट 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स। इको इसको एक 2 सेकेंड बाद सुनाई पड़ा, एक 3 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ा। 2 तरफ से इको आया। तो हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 हिल्स। इन दोनों हिल्स के बीच का सेपरेशन कितना है, ये पूछा। हमने बीच से गोली चलाई, 2 इको सुनाई पड़े, एक इस हिल से, एक इस हिल से। पहला वाला आया 2 सेकंड बाद, दूसरा वाला आया 3 सेकंड बाद। तो हमसे पूछा इन 2 हिल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है।
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्वेश्चन में दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड, कुछ और दिया हो तो वो रख देना। अब पहले इस हिल की बात करते हैं। मान लेते हैं ये पास है तो यहां से इको आने में लगा मान लेते हैं 2 सेकंड, और इस हिल को मान लेते हैं दूर है तो यहां से आने में टाइम लगा 3 सेकंड। इसको मान लिया पास, यहां से 2 सेकंड में आया, यहां से 3 सेकंड। इस हिल के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, t इज इक्वल टू 2d बराबर v। टाइम की जगह रख दिया मैंने 2 सेकंड्स, 2 इंटू इसका डिस्टेंस ले लेते हैं d1, इस वाले का डिस्टेंस ले लिया d1, तो t इज इक्वल टू 2d बाई v। t की जगह रखा 2 इज इक्वल टू 2 और डिस्टेंस d1 और v की जगह 340, ये 2 2 कैंसिल, d1 आ गया 340 मीटर। तो पहला वाला हिल कितनी दूर है 340, टाइम दिया था 2 सेकंड्स, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया 2d बराबर v, इस वाले डिस्टेंस को d1 मान लिया, v दिया हुआ था 2 कैंसिल, कितना आया 340 मीटर। अब यही फॉर्मूला इस तरफ यूज कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 2d बराबर v, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं d2, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 2d2 बाई v। t कितना दिया है 3, 2d2 और v कितना है 340, यहां से हो गया d2 इज इक्वल टू 340 इंटू 3 बराबर 2 170 इंटू 3 510 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया 510 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया 340 मीटर। अब दोनों को जोड़ लीजिए, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन हिल्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू हिल्स, एक तो ये डिस्टेंस कितना आया 340, एक दूसरा वाला कितना आया 510, दोनों को जोड़ दिया 850 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू हिल्स। इस तरह से आप इको के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आई कि इको के कुछ एप्लीकेशन बताइए, है ना, कि लाइफ में अलग अलग जगह इको का यूज क्या हो रहा है आजकल, है ना, या हमेशा से। तो सबसे पहला इको का जो यूज है ना, एप्लीकेशन ऑफ इको, एप्लीकेशन ऑफ इको जो सबसे पहला है वो है साउंड रेंजिंग। साउंड रेंजिंग, रेंजिंग, रेंज मतलब डिस्टेंस पता लगाना। तो अगर साउंड के यूज से, इको के यूज से कोई डिस्टेंस पता लगाए ऑब्स्टिकल का, पता लगाए ऑब्स्टिकल कितनी दूर है। जैसे मान लीजिए बैट है ना, फॉर एग्जांपल बैट का एग्जांपल लेते हैं। बैट ब्लाइंड होते हैं, बैट्स आर ब्लाइंड, तो वो रास्ता कैसे डिसाइड करते हैं किधर उड़ना है किधर नहीं, दिख नहीं रहा कुछ, तो वो क्या करते हैं कि साउंड वेव्स निकालते हैं। साउंड वेव जाती है, ऑब्स्टिकल से टकराती है और लौट कर वापस आती है। अब उनके दिमाग में मीटर लगा है जो टाइम गिन सकता है ना, नेचर ने सबको ऐसा बनाया है। बैट के दिमाग में मीटर है, इट कैन कैलकुलेट द टाइम, उसको टाइम पता है, अच्छा इतना टाइम लगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी उसको पता है, उसने दिमाग में कैलकुलेशन डाल दिया, t इज इक्वल टू 2d बराबर v। v की स्पीड उसको एयर में पता है, टाइम उसने गिन लिया, कितनी देर में साउंड वापस आया, उसको डिस्टेंस पता चल गया, उसे पता चल गया ऑब्स्टिकल कहां पे है, कितनी दूर है। अब मुझे वहां से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा वरना मैं जाके भिड़ जाऊंगा, है ना। तो ये नेचर ने ऐसा बना के रखा है, इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे फॉर्मूला, हो सकता हो फॉर्मूला ना लगा रहा हो, कुछ और सोच रहा हो, समहाउ कोई डिफरेंट मैकेनिज्म हो, पर हम इसको ऐसे समझेंगे ना कि उसे पता चल रहा है कि साउंड लड़कर वापस आ रहा है। तो साउंड रेंजिंग किसका एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, इको, यूज्ड बाय एन एनिमल। बैट साउंड वेव्स निकालता है, वो लड़के जाती हैं वापस आती हैं। बैट अपने दिमाग में टाइम कैलकुलेट कर लेता है, अच्छा इतना टाइम लगा, उसको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी पता है, ठीक है, तो वो बोलता है t इज इक्वल टू 2d बाई v। t उसने दिमाग में जोड़ लिया, v उसे पता था, उससे डिस्टेंस पता चल गया ऑब्स्टिकल का। तो साउंड रेंजिंग फिनोमेना है टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल और प्रे, है ना, किसी को मारना है या किसी से वो खुद मरने वाले उनको यूजिंग इको। तो बैट्स यूज साउंड रेंजिंग एंड इको, ठीक है। पर इसमें जो बैट वेव्स निकालता है वो दूसरे तरह की वेव है, वो वेव नहीं है जो हम आप सुनते हैं, है ना। बैट के पास पावर है कि वो निकाल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना, वायलेट तो चला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, ये बच्चों वो वेव्स होती हैं जिनकी एनर्जी जो हम आप बात करते हैं उस साउंड से कहीं ज्यादा होती है। हम आप जो बात करते हैं वो सोनिक है, और ये सोनिक से ऊपर अल्ट्रासोनिक, सोनिक से भी ऊपर वाला साउंड चल रहा है। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होने से फायदा ये होता है कि ये मीडियम में सीधा जाती हैं, कहीं डेविएट नहीं होती, कहीं एब्सॉर्ब नहीं होती और लड़कर वापस आ जाती है। तो आईसीएससी में पूछता है कि व्हाई अल्ट्रासोनिक वेव, पहले पूछेगा बैट्स किस तरह की वेव यूज करते हैं, आप बताएंगे अल्ट्रासोनिक, पूछेगा व्हाई अल्ट्रासोनिक, तो आप बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव वेरी हाई एनर्जी, दे हैव वेरी हाई एनर्जी, अल्ट्रासोनिक,
ultrasonic wave have very high energy. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. इनकी फ्रीक्वेंसी होती है करीब 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज. ये साउंड हमको सुनाई भी नहीं पड़ता, बैट्स की भाषा हमें नहीं सुनाई पड़ती. हम सोनिक आवाज सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में जो जाता है, हमारे कान में जाता है, वो सोनिक होता है. सोनिक इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. हम ये सुन सकते हैं, पर ये फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई नहीं पड़ती. फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं ना, नंबर ऑफ वेव इमिटेड पर सेकेंड. तो बैट्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी या बहुत हाई एनर्जी की वेव निकालते हैं अल्ट्रासोनिक, विच आर नॉट एब्सॉर्ब्ड इन द मीडियम, विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन द मीडियम. इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव वो इमिट करते हैं और साउंड लड़के वापस आ जाता है. यही प्रिंसिपल डॉल्फिन यूज करती है. अब डॉल्फिन पानी के अंदर है. डॉल्फिन ने देखा कि उधर एक वेल है, दिखाई तो उसको भी इतने अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, बहुत दूर है वेल, है ना. तो उसने एक साउंड की वेव निकाली. कौन सी साउंड की वेव? अल्ट्रासोनिक. डॉल्फिन्स भी निकाल सकती हैं अल्ट्रासोनिक. सो डॉल्फिन्स, बैट्स और कौन, डॉल्फिन्स भी कौन सी इमिट करती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव. और गया, उसके ऑब्स्टिकल से टकराया, लौट के वापस आया. उसके दिमाग में क्लॉक लगी है, टाइम देख लिया उसने. स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर उसको पता है. उसने T इज इक्वल्स टू 2D बराबर V वाला फॉर्मूला. डॉल्फिन ने भी कौन सा फॉर्मूला लगाया? T इज इक्वल्स टू 2D बराबर V. टाइम दिमाग में कैलकुलेटेड, V उसको पता है वाटर के अंदर, डिस्टेंस निकाल लिया. उसे पता चल गया ऑब्स्टिकल कितनी दूर है और वो भाग जाएगा या उसको पकड़ लेगा, कुछ भी कर सकता है. तो साउंड रेंजिंग यूज करते हैं कौन कौन? बैट्स एंड डॉल्फिन्स. ठीक है. एक इसी से आगे लगा हुआ फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं, जो कि एसएससी में पूछा ही बहुत जाता है, उसको हम बोलते हैं सोनार. व्हाट इज सोनार? सोनार इज साउंड रेंजिंग. वही फिनोमेना है, देखो अभी भी पढ़ा है. साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन. एक वर्ड और आ गया, साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन. ठीक है. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जैसे पढ़ लो. ठीक है. साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन, सोनार. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. अब साउंड रेंजिंग सबको पता है. साउंड रेंजिंग है कि ऑब्स्टिकल का पता लगाना. और ऑब्स्टिकल का पता लगाते लगाते अगर हम एक मैप बनाएं, एक पूरा रास्ता बनाएं कि यहाँ ऑब्स्टिकल है, हमने यहाँ से एक सोर्स ले लिया, जैसे मान लीजिए शिप के ऊपर है. हम एक शिप के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, यहाँ हमारे पास रिसीवर है, और हमने यहाँ से साउंड इमिट किया, यहाँ से रिसीव किया, हमें पता चला यहाँ ऑब्स्टिकल है. हमारे पास यहाँ मैप था, मैप में हमने डॉट किया, यहाँ ऑब्स्टिकल है. फिर दूसरी तरफ देखा, यहाँ ऑब्स्टिकल है, यहाँ ऑब्स्टिकल, ये इस तरह से करके हमने एक पूरा रास्ता बनाया है. हमने नेविगेशन कर लिया कि वहां पे भाई दूसरा शिप खड़ा है, उस रास्ते से नहीं जाना, वहां पे बहुत बड़ी आइस की क्यूब पड़ी है, उधर से भी नहीं जाना. तो हमने पूरा नेविगेशन किया. किसकी हेल्प से? साउंड रेंजिंग. किसकी हेल्प से? साउंड रेंजिंग. मतलब किस प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ इको. आईसीएसई में पूछा है कि साउंड रेंजिंग या सोनार का प्रिंसिपल क्या होता है. तो दोनों का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज इको. इफ दे आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोनार, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साउंड रेंजिंग, तो वो किस पे बेस्ड है? इको पे. तो सोनार में क्या है कि साउंड रेंजिंग तो है ही, ऑब्स्टिकल तो पता लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ रास्ता भी बना रहे हैं, तो उसको साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन बोल दिया, प्रिंसिपल ऑफ सोनार. सोनार में कौन सी वेव यूज होंगी? सोचना ही नहीं है. कौन सी वेव यूज होंगी? अल्ट्रासोनिक वेव यूज होंगी. अल्ट्रासोनिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, रास्ते में हो गए.